दोस्तों नमस्कार। आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, आप सभी को क्रांतिकारी सलाम। आज 1 अप्रैल है, दुनिया के लिए ये शायद केवल एक तारीख हो, लेकिन हम भारतीयों के लिए ये एक राष्ट्र के आर्थिक स्वाभिमान का दिन है। आज ही के दिन 1935 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दूरदर्शी सोच से भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना हुई थी। बाबा साहब ही थे जिनकी थीसिस से इस वित्तीय संस्थान संस्थान की वैचारिक नींव पड़ी। जब हम भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की जन्म गाथा पढ़ते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ रुपीस जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नींव के तौर पर सामने हमारे आती है। साथियों, बाबा साहब केवल एक कम कानूनविद नहीं थे, वे एक विश्व स्तरीय अर्थशास्त्री भी थे। 1923 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने अपनी थीसिस प्रस्तुत की थी, द प्रॉब्लम ऑफ रुपीस। उस समय भारत की मुद्रा व्यवस्था गहरे संकट में थी। बाबा साहब ने तर्क दिया था कि जब तक देश में एक स्वतंत्र केंद्रीय बैंक नहीं होगा, तब तक हमारी अर्थव्यवस्था सुरक्षित नहीं रहेगी। इसी वक्त ब्रिटेन की सरकार ने भारत की मुद्रा व्यवस्था को सुधारने के लिए एक आयोग जिसका नाम था रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, जिसे हिल्टन यंग कमीशन भी कहा गया। जब 1925 में हिल्टन यंग कमीशन भारत आया तो आयोग के सदस्यों के पास संदर्भ के लिए बाबा साहब की यही पुस्तक थीसिस प्रॉब्लम ऑफ रुपीस थी। आयोग ने इस पुस्तक का गहन अध्ययन किया। उसके बाद आयोग भारत आया और भारत में इस थीसिस के आधार पर उन्होंने अपना काम करना चालू किया। आयोग के भारत आने के बाद एक ऐतिहासिक प्रसंग हमें देखने को मिलता है। वह प्रसंग जो है कमीशन के अध्यक्ष और बाबा साहब की बातचीत का है। कमीशन के अध्यक्ष ने बाबा साहब से घंटों बात की। आयोग के अध्यक्ष बाबा साहब से प्रॉब्लम ऑफ रुपीस के आधार पर तकनीकी प्रश्न करते हैं। ये सवाल भारत की मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और स्थिर रखने को थे। गोल्ड और परचेसिंग पावर के मुद्दे पर थे। तब बाबा साहब गरजते हुए अपने उत्तर में कहते हैं कि मुद्दा ये नहीं कि सोना कितना कीमती है, मुद्दा ये है कि हम आम आदमी की जेब में जो रुपया है उसकी खरीदने की ताकत कितनी स्थिर रख पाते हैं। यदि आप मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित नहीं करेंगे तो आप केवल अमीरों की तिजोरी भरेंगे और गरीबों का खून चूसेंगे। इसी के साथ बाबा साहब ने देश में एक केंद्रीय बैंक की स्थापना पर जोर दिया, जो मुद्रा की आपूर्ति और कीमतों में स्थिरता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हो। बाबा साहब मुद्रा स्थिरता का सिद्धांत भी देते हैं। आयोग को बताते हैं कि विनिमय दर एक्सचेंज रेट की स्थिरता से महत्वपूर्ण आंतरिक कीमतों की स्थिरता है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मुद्रास्फीति का सबसे बुरा असर अगर कहीं पड़ता है तो वो गरीबों और मजदूरों पर पड़ता है। आयोग बाबा साहब के तर्कों से इतना प्रभावित हुआ कि उन्होंने स्वीकार किया कि डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांत के बिना भारत की बैंकिंग जो ढांचा है भारत का वो अधूरा है। इसी वार्तालाप के आधार पर 1934 का आरबीआई एक्ट बना और आज का आरबीआई अस्तित्व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अस्तित्व में आया। इसके बाद जब हम बाबा साहब की बैंकिंग प्रणाली, संरचना और सामाजिक न्याय का संगम देखेंगे तो पाएंगे कि बाबा साहब ने बैंकिंग को केवल आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का साधन माना। उन्होंने कृषि बैंकिंग और कोऑपरेटिव बैंक की अवधारणा देने का काम किया ताकि किसान साहूकारों के चंगुल से मुक्त हो सके। और ये अवधारणा इसलिए थी क्योंकि उस समय देश में अघोषित साहूकारी सिस्टम था। ये साहूकार कोई ब्रिटिश नहीं थे, ये हमारे देश के ही थे, हमारे लोग थे जो विचार से सामंती थे। उनके शोषण से गरीब और वंचितों को बचाने के लिए बाबा साहब ये सिस्टम लेकर आए थे। बाबा साहब ने सिखाया कि बैंकिंग का उद्देश्य केवल मुनाफा कमाना नहीं बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक वित्तीय सहायता पहुंचाना होना चाहिए। आज हम जिसे फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं, उसका ब्लूप्रिंट बाबा साहब ने 100 साल पहले, आज से 100 साल पहले तैयार कर दिया था। और जब 1947
की आज़ादी के बाद 1947 में जब ब्रिटिश हुकूमत से भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद संविधान और तमाम सारे कानून, तमाम सारी नीतियाँ बनी, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों ने बैंकों के विनिमय रेगुलेशन में मदद की। उन्होंने सुनिश्चित किया कि बैंक केवल अमीरों की जागीर न रहें, बल्कि देश के औद्योगिक विकास में अपनी भूमिका निभाएँ। बाबा साहब ने भारत को वो बैंकिंग स्ट्रक्चर दिया जिससे देश का आम नागरिक आर्थिक रूप से स्वतंत्र महसूस करे। उन्होंने बैंकिंग को सिद्धांत से निकालकर आम आदमी की ज़रूरत बनाने का काम किया। दोस्तों, आज भी हमारे देश में कुछ सामंती हैं जो संकीर्ण सोच रखते हैं, उनका हम खंडन इस वीडियो के माध्यम से करना चाहते हैं। बाबा साहब को वो लोग आज भी दलित नेता के नज़रिए से देखते हैं, लेकिन हम कहना चाहते हैं बाबा साहब एक वैश्विक दर्शन है। कुछ लोग बाबा साहब को केवल आरक्षण या एक जाति के नेता के दायरे में सीमित कर देते हैं। उनसे इस वीडियो के माध्यम से पूछना चाहते हैं, बाबा साहब के संघर्ष से क्या आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केवल एक अलग वर्ग के लिए बना? जब बाबा साहब के संघर्ष से आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना, तो वो केवल क्या एक वर्ग के लिए था? बाबा साहब के संघर्ष से ही काम के 8 घंटे का कानून बना था। क्या वह भी केवल एक समुदाय के लिए था? बाबा साहब के संघर्ष की वजह से ही महिलाओं के लिए समान वेतन और मातृत्व अवकाश का अधिकार बना। क्या वह भी किसी एक जाति की महिलाओं के लिए था? ये अधिकार हर भारतीय के लिए थे। ये अधिकार देश के एक-एक नागरिक के लिए थे। बाबा साहब सामाजिक न्याय के ऐसे वैश्विक दर्शन थे जिनका मानना था कि जब तक आर्थिक आज़ादी नहीं होगी, तब तक सामाजिक आज़ादी खोखली है। वे हर उस इंसान के मसीहा थे जो शोषित था। 1 अप्रैल का ये दिन गवाह है कि बाबा साहब ने हमें सिर्फ संविधान की किताब नहीं दी थी, बल्कि हमारे देश की तिजोरी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई और हमारी मुद्रा को संभालने वाला मजबूत ढांचा भी दिया था। आज हम उस महामानव को नमन करते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र के निर्माण में और गरीबों के उत्थान में समर्पित कर दिया था। ज्ञान ही शक्ति है और बाबा साहब उस शक्ति के जीवंत प्रमाण थे।